नमस्कार, मैं सीमा गिल और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर निखिल। डॉक्टर निखिल एमडी फिट फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आईआईटी दिल्ली के एमडी हैं और लंबे अरसे से वो स्टार्टअप इकोसिस्टम पर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो पूरे इस इकोसिस्टम को कैसे देखते हैं और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पूरे हिंदुस्तान भर के जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए इस पूरे इकोसिस्टम में डेवलप हो रही हैं। मेरा सबसे पहले आपसे पहला सवाल डॉक्टर निखिल, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट बिग स्टोरी व्हाट द फर्स्ट डायलॉग और इमेज कम्स इन योर माइंड? देखिए, सबसे बड़ी बात मुझे इस बात की खुशी है कि बिग स्टोरी इज ऑल्सो अ स्टार्टअप. सो एज यू नो दैट आई एम ए बिग सपोर्टर ऑफ स्टार्टअप. मुझे अच्छा लगा कि बिग स्टोरी एक ऐसी शुरुआत है जो कि एक नई शुरुआत है, एक नया अटेम्प्ट है कुछ चीज़ों को देखने का. और सबसे अच्छी बात क्या है, बिग स्टोरी इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल आउटपोस्ट फॉर और अ पॉलिटिकल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जैसे ज़्यादातर न्यूज़ चैनल हैं. आपने इसको सोशल भी रखा है, पॉलिटिकल भी रखा है, पॉलिसी भी रखा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप स्टार्टअप्स की और एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एंटरप्रेन्योर्स ही इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं. हमको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटर्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट चाहिए. अगर हमें देश को विकसित भारत बनाना है तो हमें लाखों स्टार्टअप वाले लोग चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, जो कि इन आइडियाज़ को आगे ले सकें. तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मेक इन इंडिया एंड सेल आउटसाइड, और उसी बात को मैं बोलूँगा कि नॉट ओनली मेक इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया एंड देन सेल आउटसाइड. बिग स्टोरी, साइंटिस्ट, स्टार्टअप्स, पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिकल्स पीपल एंड एज वेल एज द इंडस्ट्री, ये सबको जो आप एक नई पहचान दे रहे हैं, उसका मुझे बहुत ही खुशी है, और मेरा बहुत बहुत अभिनंदन आप. Oh, thank you, Dr. Nikhil. I think you have, I mean, you express so well big story को, जितना अच्छे से आपने एक्सप्रेस किया है. मेरी पूरी टीम इस बात को समझती है कि हम लोग का एग्जैक्टली फोकस जो है वो नॉट ओनली एंटरप्रेन्योरशिप बट कि इस पूरे इकोसिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, सो दैट ज़्यादा इनोवेशन कम्युनिटी से बाहर आए, और नॉट ओनली फ्रॉम द सिटी साइड बट द रूरल इंडिया से भी बहुत सारी स्टोरीज निकल के आए. आप भी टायर 2 टायर 3 सिटी की बात करते हैं, ये कैफे भी टाउन में जा रहे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यू आर सीइंग फ्रॉम द रूरल इंडिया इन देखिए, इनोवेशन? भारत आज भी, देखिए, भारत अब इंडिया और भारत नहीं बचा, जो हम पहले एक बात करते थे. अब भारत भी बहुत गहरा हो चुका है, ऐसे इंडिया बहुत गहरा हो चुका है. तो मैं कई जगह बोलता आया हूँ कि इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3, इंडिया 4, इंडिया 5, ऐसे भारत 1, भारत 2, भारत 3, भारत 4, भारत 5. तो 10 हमारे देश में करीब 10 देश एक साथ हैं. आज हमारी जो 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो वो सिर्फ एक देश को मानना और एक देश की तरह समझना उसको सही नहीं होगा. और तरह तरह की लैंग्वेजेस हैं, तरह तरह के खाने हैं, तरह तरह के पहनावे हैं, तरह तरह के रिलीजन हैं, सब कुछ बहुत डाइवर्सिटी है, उसमें अपने आप में यूनिटी भी है. इस बात का हमें बड़ा ही फ़ख्र है, गर्व है. पर उसके अलावा भी, जैसे अगर हम स्टार्टअप की बात करें, इनोवेटर्स की बात करें, पॉलिसी मेकर्स की बात करें, तो इसको समझने के लिए, इस भारत देश को समझने के लिए आपको मल्टीपल एंगल से देखना पड़ेगा. कि आपको एक तरफ तो बेनतहा गरीब लोग हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, एक उनके लिए अलग से पॉलिसी चाहिए, अलग से मेथड चाहिए, अलग से मैकेनिज्म चाहिए, अलग से उनको सपोर्ट देने का मौका चाहिए हमको. कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पॉवर्टी लाइन में नहीं है लेकिन गरीब हैं, उनको हम कैसे सपोर्ट करें. फिर हमारे फार्मर भाई हैं जिन पे आज भी एक हमारा कृषि प्रधान देश है, तो उन पे हम लोग कैसे उनको टेक्नोलॉजीज दे सकें जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ सके, तो फार्मर इनकम बढ़ सके, उनका प्रोड्यूस बढ़ सके, तो उनको कैसे टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करें. फिर हमारे यहाँ रूरल तबके की महिलाएं आती हैं जो कि करना चाहती हैं बहुत कुछ, पर उनके पास माध्यम नहीं है, तो क्या उनको कैसे माध्यम दे सकते हैं. तो जिसके जैसे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के शुरू हुआ. फिर इस तरह का यूथ की बात करें तो रूरल यूथ, अर्बन यूथ, तो इस तरह के अगर आप देखा जाए तो भारत के अंदर हर डेमोग्राफी अपने आप में बहुत बड़ी डेमोग्राफी है. वो चाहे आप ज्योग्राफी के हिसाब से बात करें, चाहे लैंग्वेज के हिसाब से बात करें, चाहे वो सिर्फ आप एज के हिसाब से बात करें, और उसको हमें सबको अलग अलग देखना पड़ेगा.
तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत वर्ष जो हमारा अपना देश है, आज हम जो काम कर रहे हैं, अगर हमें और आगे बढ़ना है और हमें सोचना है, तो हमें मल्टीपल एंगल से इस चीज़ को समझना चाहिए, मल्टीपल अध्ययन होने चाहिए, इस बारे में स्टडी होनी चाहिए, और ज़्यादा लोग आगे आए कि रूरल सिर्फ रूरल नहीं बचा, रूरल में भी आज मल्टीपल एंगल्स बन चुके हैं और ये दिन पर दिन गहरे होते चले जा रहे हैं। तो वो हमें समझने के लिए हमें ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, और तब हम जाके कुछ एक पोटेंट पॉलिसीज और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं आप, क्योंकि जब मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में काम कर रही हूँ और देख रही हूँ बहुत क्लोजली, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो कई बार मुझे ऐसे लगता है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो ग्राउंड पे जो रियलिटीज हैं उसके बीच में कई बार गैप दिखते हैं। तो इस तरह के प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी हैं, जो दोनों पहलुओं पे काम कर सकते हैं, तो दोनों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी हमारी वो बननी चाहिए। अभी जो हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी आई कि इंक्यूबेशन सेंटर, क्योंकि आप ऑलरेडी फिट हेड कर रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी कि आप जो इंक्यूबेशन से नॉट ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बल्कि स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी जाना चाहिए था, एक टायर 2 टायर 3 सिटी, और जो छोटे गांव से जुड़े हुए लोग हैं वहां तक इनोवेशन की और एंटरप्रेन्योरशिप की जो आदत है वो लोगों को लग जाए, ताकि उनको वो सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वहां से बहुत सारा टैलेंट निकल के आएगा। आपको क्या लगता है कि ये काफी है या इसके अलावा भी कुछ और करने की जरूरत है कि हम डेफिनेटली हमको करने की जरूरत है, और क्योंकि अब आप हर यूनिवर्सिटी के अंदर इंक्यूबेटर खुलने लगा, पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि यूनिवर्सिटी में इनोवेशन कैसे आए, या जो लोकल एंटरप्रेन्योर है, मान लीजिए हिसार में एक इंक्यूबेटर खुला हुआ है, और वहां पर इनोवेशन कैसे आए, वहां तक कौन रजिस्टर करेगा, उस एंटरप्रेन्योर को हम क्या सपोर्ट दे सकते हैं, क्या वो स्टार्टअप हब बन पाएगा। तो सरकार को सिर्फ इंक्यूबेटर खोलने के अलावा ये भी सोचना चाहिए कि जो वहाँ लोकल यूथ है, लोकल स्टार्टअप करना चाहता है या कुछ और एंटरप्रेन्योरशिप में करना चाहता है, तो उसको हम क्या सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि आपको एक पाइपलाइन की जरूरत है। आज अगर बड़े संस्थानों की बात करें, आईआईटी वगैरह के अंदर, क्योंकि हम लोग एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन है, तो हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं, पर मैंने बहुत अभी एक स्टडी भी हम लोग कर रहे हैं नीति आयोग के साथ मिलकर, उसमें मेरा काफी सारे शहरों में जाना हुआ, क्लास टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी जाना हुआ, पब्लिक स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी जाना हुआ, इंक्यूबेटर्स को भी देखना हुआ। तो कुछ जगह तो हालत अच्छी है, कुछ जगह हालत काफी खराब है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि उनके पास लोग नहीं अप्लाई कर रहे हैं इंक्यूबेशन के लिए। जब तक कोई अप्लाई नहीं करेगा तो वो किसको सपोर्ट करेंगे, अगर वो करना चाहे, फिर वहाँ ट्रेन मैन पावर नहीं है, तो इंक्यूबेशन मैनेजर्स की कमी है, हमें इंक्यूबेशन मैनेजर्स चाहिए। फिर बहुत सारी ऐसी स्कीम चाहिए गवर्नमेंट की, चाहे वो फंडिंग स्कीम है, चाहे सपोर्ट स्कीम है, जो कि इंक्यूबेटर्स को सपोर्ट कर सके। तो अभी गैप्स हैं, पर एक शुरुआत हो चुकी है, उस गैप्स को भरा जा सकता है। एक मेरे ख्याल से सरकार ने जो शुरुआत करी, बहुत अच्छी शुरुआत है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। पर उसके अलावा अब नेक्स्ट स्टेप ये लेना है कि उनके इंक्यूबेटर्स जो बने हुए हैं उनको हम सपोर्ट कैसे दें, वहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कैसे दें, और उनका लिंकेजेस बड़े इंस्टीट्यूशन से कैसे रखें, कि जैसे हिसार के अंदर जो इंक्यूबेशन और एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी होती है, मान लीजिए वहाँ बेस लेवल प्रोडक्ट डेवलपमेंट वगैरह हो सकता है, अगर उसको एडवांस सपोर्ट चाहिए तो आईआईटी में आ सकता है। तो वो एक हमें एक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा, और अब उसकी जरूरत मुझे लगता है कि वो आ पड़ी है करने की। बिल्कुल, अगर हम क्वालिटी स्टार्टअप्स पे बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ ऐसे स्टार्टअप हों जो वाकई इम्पैक्टफुल हों, तो मुझे लगता है प्लानिंग को हर तरीके से मैच्योर करना पड़ेगा, और उसको एग्जीक्यूशन भी हमें बेहतर करना पड़ेगा। बट एक और इसके बाद में मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं, ई कैफे भी आपका कई बार स्पेसिफिकली वुमेन ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रिविलेज देते हैं और सपोर्ट करने की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी कई इनिशिएटिव ऐसे चल रहे हैं, नीति आयोग की तरफ से भी कई इनिशिएटिव ऐसे चल रहे हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली जमीन पर आप कैसे देख रहे हैं, क्या उस पर काम हो रहा है या और कुछ उस पर करने की जरूरत है? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इकोनॉमी में वुमेन
सिर्फ आबादी में ही आधी नहीं है, बल्कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन स्टार्टअप के थ्रू इकोनॉमी में हो सकता है। वुमेन मल्टीटास्कर है, और जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वो स्किल जो वुमेन के पास बाय बर्थ होते हैं वो हमें ज़रूरत पड़ती है स्टार्टअप में, क्योंकि आप हमारे पास फंड कम होते हैं और हमें मल्टीपर्पस रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, वो स्किल वुमेन ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते, पर तभी भी डीप टेक स्टार्टअप्स में वुमेन को बहुत कम दिख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? क्या वाकई हम सही लाइन पे जा रहे हैं, या कहीं पर अभी भी गैप है जिसको टाइमली हमको फिल करने की जरूरत है सरकार की तरफ से और हम इंडिविजुअल एज ए कम्युनिटी की? देखिए, बिल्कुल ज़रूरत है, गैप्स हैं बहुत सारे। शुरुआत ये हुई है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इस समय अलग से कुछ जगहों पे स्कॉलरशिप दी जा रही है। जैसे यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसको अलग से बेनिफिट दे रहे हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। कुछ भारत सरकार ने भी शुरू किया। काफ़ी सारे आजकल एंटिटीज़ हैं, जो प्राइवेट एंटिटीज़ है, वो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर फोकस कर रही हैं। पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि आज बहुत सारी महिलाएं तैयार हैं और काफ़ी सारी तैयार नहीं हैं। उनका रीज़न क्या है कि उसके पास जो आपको स्किल चाहिए, जो आपको, और ये प्रॉब्लम सिर्फ महिलाओं की भी नहीं, पुरुषों की भी है, ऐसा नहीं है, यूथ की भी है, कि जो स्किल चाहिए आपको बिजनेस चलाने के लिए, उसको स्किल कैसे सिखाई जाए। या तो एक तरीका है कि जाके कोर्स करे कोई, या कोई यूनिवर्सिटी वगैरह में जाए, या फिर कहीं पर कॉलेज वगैरह में जाए। पर उसमें क्या होता है कि सबका कुछ का जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो उतना सपोर्ट नहीं करता कि वो फुल टाइम जाकर 1-2 साल का कोर्स कर सके। तो मान लीजिए एक कोई महिला है घर की, और वो कुछ करना चाहती है, लेकिन उसके बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है, घर देखना है, वो कैसे छोड़ के चली जाए। तो क्या हमको ये मैकेनिज्म निकालना पड़ेगा कि केपेबल लोगों को हम कैसे ट्रेन कर सकें और कैसे उन पे स्किल प्रोवाइड कर सकें, जो थोड़ा बहुत समय के अंदर पढ़कर या कुछ ऑनलाइन करके या कुछ करके इससे कंपनी खोल सके। आज हमारे पास बहुत सारे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, और ई कैफे का जो आपका जो ई कैफे एकेडमी आप लोगों ने शुरू की है, क्या उसमें कुछ इस तरह के प्रोग्राम आप लेके आने का प्लान कर रहे हैं जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हों, और जो लोग फुल टाइम उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं अफोर्ड कर सकते, वो इसमें आके और एक शॉर्ट टर्म कोर्स में ये सब चीजें कर सकते हैं? मैं चाहूँगा वो करना। जैसे IIT दिल्ली के अंदर हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं गेल के साथ, गेल आभा प्रोग्राम। उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो गेल के जो लीडरशिप मैं अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ मल्टीपल साइट्स हैं उसमें काफ़ी पढ़े लिखे लोग काम करते हैं, और इंक्लूडिंग जनरल मैनेजर इवन हर लेवल पर। तो उनके घर में जो महिलाएं, ज़्यादातर पुरुष लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर, और कुछ महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी भी हैं, और हमारा इंटरेक्शन भी हुआ। कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कोई अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो लोकेशन रिमोट है, वहाँ पर कोई कुछ काम एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो पा रही, कुछ नौकरी नहीं मिल पा रही उन्हें, तो क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें 400 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, और हमने उनको सिखाया कि किस तरह से किस तरीके से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, कई बार उसको मोटिवेशन चाहिए होता है, कई बार उसको लगता है कि अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो क्या मुझे टेक्नोलॉजी सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट कहीं और से मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। पर वो प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा कि करीब 40 महिलाओं ने आगे बढ़कर अल्टीमेटली अपनी कंपनी स्टार्ट करी। तो मैं चाहूँगा ई कैफे एकेडमी या इस तरह के जो भी प्राइवेट संस्थान हैं वो आगे आएँ, और ये IITs के लिए भी संभव नहीं सब कुछ करना, और ये एक बड़ी चैलेंज है, बड़ा एक अपॉर्चुनिटी भी है कि उन महिलाओं को मोटिवेट करें, उन यूथ को मोटिवेट करें जिसके पास कैपेबिलिटी है, पर उसकी कैपेसिटी उस समय किसी कारण से बन पा रही, चाहे वो पढ़ाई की वजह से है, चाहे वो पैसे की वजह से, या मोटिवेशन है। और अगर आप सोचिए, लाखों करोड़ों लोग आगे बढ़कर अपनी कंपनी स्टार्टअप करते हैं, तो कितने लोगों को फर्दर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और भारत के लिए इकोनॉमिकली कितना बेनिफिट होगा। बिल्कुल, क्योंकि आभा के उस प्रोग्राम में मुझे भी जाने का मौका मिला, और मैंने देखा कि किस तरीके से जो टिपिकल हाउस वाइफ वाली लाइफ जी रहे थे, उनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और आप लोगों के उस प्रोग्राम की वजह से वो अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिल रही थी। मोटिवेशन मैंने वुमेन्स के साथ एक्सपीरियंस किया। इससे आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, और मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि आगे
पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम में किस तरह की अपॉर्चुनिटी के कौन से सेक्टर में आपको दिख रही हैं, ताकि जो हमारे नए स्टार्टअप्स फाउंडर्स हैं जो प्लान कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि हाँ हम कर सकते हैं, तो कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो आपको लगते हैं अमेजिंग हैं और उनमें बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं? एआई इम्पैक्ट उसमें से आप, हम ये एक समिट में देखा है कि एआई का जिस तरीके से, एआई के साथ साथ बाकी और कौन से ऐसे सेक्टर हो सकते हैं जिन पर काम करने की जरूरत है और जहां पर वाकई हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया भर को जरूरत है काम करने की, क्योंकि वो हमारी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, मुझे जितना समझ में है कि आप डिमांड को भी आपको समझना पड़ेगा कि डिमांड कहाँ से आ रही है, सो दैट हम उसके लिए सप्लाई क्रिएट कर सकें। तो इनोवेशन हमारा किस डायरेक्शन में हो, स्टार्टअप्स किस डायरेक्शन में जाएं ताकि उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सके? मैं ये कहूँगा कि जो स्टार्टअप करना चाहता है उसको सेक्टर वाइज स्टार्टअप नहीं करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए कि क्या उसका इंटरेस्ट है। आज अगर कोई आप स्टार्टअप करना चाहते हैं कि आप मान लीजिए घड़ी बनाने की स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप बोलेंगे इतनी लाखों हजारों दुनिया में घड़ियाँ बनाने वाले लोग हैं, हम क्यों बनाएं? पर क्या आप डिज़ाइन में इनोवेशन कर सकते हैं? आप क्या मैकेनिकल इनोवेशन कर सकते हैं? क्या आप कुछ उसको सोलर से चला सकते हैं? कुछ आप कोई एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं? कुछ भी। तो किसी ना किसी इनोवेशन को लेके आके अगर आप वो घड़ी पे काम करते हैं तो एक आपकी स्टार्टअप बन जाती है। तो स्टार्टअप का मतलब ये कि वो नयापन लेके आके, अगर आपको फर्ज करिए चश्मे पे इनोवेशन करना है, तो आज चश्मा आपको अभी एक कंपनी है लेंस कार्ट, कितनी बड़ी हो गई चश्मे पे, उसने चश्मे के डिस्ट्रीब्यूशन पे इनोवेशन किया। और जो लोग चश्मा खरीदना चाहते हैं, सबकी आंखें आज की कमजोर होती जा रही हैं वीडियो देखकर, व्हाट्सएप देखकर और कंप्यूटर देखकर, तो चश्मे के ऊपर इनोवेशन। तो ऐसी कुछ भी चीज अगर आप पकड़ते हैं, चाहे वो हेल्थ है, चाहे पॉल्यूशन है, चाहे वो सैनिटेशन है, चाहे वो एजुकेशन है, और टेक्नोलॉजी का यूज हर जगह किया जा सकता है और उसको बेहतर बनाया जा सकता है। कंपटीशन जरूर रहेगा हर जगह। आज किसी सेक्टर में बोलता हूं मैं आपको कि आप स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम करिए, क्वांटम पे काम करिए, आज उसमें कंपटीशन कम है, तो लेकिन कल बिजनेस बढ़ेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो कंपटीशन से नहीं डरना। तो सेक्टर को इस तरह से नहीं देखना कि उस सेक्टर में स्कोप है तो मैं उस सेक्टर में स्टार्टअप करूंगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है उस सेक्टर में। क्या आप उस चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जीवन के लगाना चाहेंगे किसी ऐसे काम में जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप उसको काम को करना चाहेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है? तो मैं कहूँगा कोई भी स्टार्टअप बुरी नहीं है, चाहे वो खाने पीने की स्टार्टअप हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की स्टार्टअप हो, या चाहे कोई किसी प्रोसेस की स्टार्टअप हो। स्टार्टअप होता है और उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेशन की तरफ देखना चाहिए, रादर देन कि आज ये सेक्टर अच्छा चल रहा है तो हम स्टार्टअप करें। बहुत बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आपके कहने का मकसद, अगर मैं समझ पा रही हूँ, कि हमें फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि किस सेक्टर में कर रहे हैं, उसको किस तरीके से आप कर रहे हैं और कितना इम्पैक्ट उसका सोसाइटी पे है। आपका पैशन उसके साथ अगर जुड़ा है तो डेफिनेटली सक्सेस मिल सकती है। अभी आप हम लोग बोल रहे हैं कि सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ने की, हम लोग ग्रीन इंडिया कैंपेन बिग स्टोरी की तरफ से हम लोग रन कर रहे हैं। आपने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे बात की, आपने कैटेगरी डिफरेंट जो हमारी इंडिया की टॉप टू नीचे, तो इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को लेकर के एक बड़ा इशू है आज की डेट पे। स्टार्टअप इकोसिस्टम में एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। फिट के साथ में मारुति का एक इनिशिएटिव पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे कि एनवायरनमेंट ओरिएंटेड कुछ स्टार्टअप्स या सस्टेनेबिलिटी पे कुछ स्टार्टअप्स की जरूरत है, और किस तरह की अपॉर्चुनिटी फिट के साथ या बाकी जगहों पे दिख रही है आपको? देखिए, कुछ दिनों पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था कि अगर हम आज अफ्रीकन लाइफस्टाइल जीते हैं तो हमारी दुनिया में करीब 6 बिलियन लोग होने चाहिए। अगर हम एशियन लाइफस्टाइल जीते हैं तो हमारी दुनिया में करीब 8-9 बिलियन लोग होने चाहिए। अगर हम अमेरिकन नहीं, गलत बोल दिया मैंने पूरा ही, हाँ से गलत, कोई बात नहीं, जिस आगे वहीं से स्टार्ट करेंगे, हाँ ये एक्चुअली उल्टा बोल दिया। तो इस चीज को मैं दोबारा बोल रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो कुछ दिनों पहले मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि अगर हम आज अफ्रीकन लाइफस्टाइल की तरह जीते जहाँ पर रिसोर्सेज कम है, कंस्ट्रेंट हैं, तो शायद हमारी दुनिया 10 बिलियन लोगों को सपोर्ट कर सकती है। आज की तारीख में करीब 8 बिलियन के आसपास का दुनिया में है। अगर हम एशियन लाइफस्टाइल देखते हैं तो करीब 7-7.5 बिलियन के आसपास दुनिया के रिसोर्सेज सपोर्ट कर सकते हैं। और अमेरिकन लाइफस्टाइल की देखते हैं कि जो कि कंजम्पशन ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा खाना वेस्ट करना, जिसकी जरूरत ना वो लेना, तो हम करीब करीब 5 से 6 बिलियन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग, हमारा घड़ा भरना शुरू हो चुका है।
दुनिया ऑलरेडी 8 बिलियन पर है और दिन पर दिन पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं और रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रहे उतने जितने रहने चाहिए थे। आज हम लोग याद करते हैं हमारे बचपन में इतना हरा भरा होता था, आज कम हो गया। हमारे बच्चे याद करेंगे जितने हमारे दादाजी बोलते थे कि उनका हरा भरा जितना था उतना कुछ हमारा नहीं होगा। तो दिन पर दिन ये हरा भरा हुआ, फॉरेस्ट हुए, अपने ग्रीन कवर हुआ, ये सब कम होता जा रहा है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिल्ली है शहर में पड़ रहा है, जैसे कि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। आज पानी पीने को नहीं है, अच्छा क्लीन वाटर नहीं है हमारे पास, क्लीन एयर नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है और अपनी लाइफस्टाइल हम लोग दवाइयों पे हैं और हम लोग आज उस पर काटना चाहते हैं। आज ऑक्सीजन पार्लर में जाते हैं लोग ऑक्सीजन लेने के लिए, क्योंकि सड़कों पे और खुले पार्कों में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो क्या इस तरह की लाइफस्टाइल जीतना चाहते हैं हम लोग? तो मुझे लगता है कि आपने जो ये पहल उठाई है ग्रीन इंडिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहल है, क्योंकि ग्रीन कवर सिर्फ पेड़ों से नहीं होता और बहुत सारी चीजें होती हैं। आपकी थॉट प्रोसेस, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं कि हमें पानी को पॉल्यूट नहीं करना। आज की तारीख में आज अगर आप नदी पे जाएं तो आप चुल्लू उठा के उसका आचमन नहीं कर सकते, गंगा का भी आचमन शायद करना दुश्वार होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें अपने ही पानी में विश्वास नहीं रहा, हमें अपनी हवा विश्वास नहीं रहा, हमें अपने एनवायरनमेंट पे विश्वास नहीं रहा। तो उस विश्वास को लेके वापस आना है और उसकी शुरुआत और उसके लिए कदम जो उठाने होंगे वो हमें ही उठाने पड़ेंगे, कोई और आदमी आके नहीं करेगा हमारा काम। बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक्सप्लेन किया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया डॉक्टर निखिल। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि अगर कोई स्टार्टअप फिट के साथ इनक्यूबेट होना चाहता है तो कैसे हो सकता है और क्या उसको बेनिफिट मिल सकते हैं? ये फिट के साथ इनक्यूबेट होना चाहते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं, करीब 1,500 2,000 एप्लीकेशन साल की आती हैं और हम लोग 20-30 कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं, मेनली डीप टेक कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं। अगर अच्छा आइडिया आपके पास है और कुछ अच्छे टेक्नोलॉजीज पे आप काम कर रहे हैं जो कि कटिंग एज वर्क पे काम कर रहे हैं, तो ज़रूर हम देखना चाहेंगे। आप ऑनलाइन जा सकते हैं fit-india.in पे और आपको गूगल भी कर सकते हैं और आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो फिर आपको कोई ना कोई हमारी टीम से कांटेक्ट करेगा कि आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी लगी, आपका आइडिया अच्छा लगा, तो आपको इन पर्सन प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निखिल, आप हमारे हर सवालों के जवाब देने के लिए। एंड उम्मीद करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं आपसे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन उनको बड़ी वर्थफुल होगी। एंड हम इस इकोसिस्टम में जो काम कर रहे हैं स्टार्टअप को पूरे दुनिया भर में हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाने के लिए, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा इस पूरे इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। अभी के लिए इतना ही, लेकिन हम लगातार स्टार्टअप इकोसिस्टम और एंटरप्रेन्योरशिप को हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में कैसे इम्पैक्टफुल बनाएं उस पर अपनी एक कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि ये कोशिश आप लोगों के साथ मिलकर इम्पैक्टफुल हो। अभी के लिए इतना ही।